अब चलते हैं, हमने इतना देख लिया, ठीक है, ये वाला भी देख लिया। अब देखते हैं कि इसके बारे में आपने एक और शब्द सुना होगा, विपक्ष के नेता, ठीक है। अभी हम ये राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं। तो विपक्ष के नेता, देखिए पहला विपक्ष के नेता जो आए थे वो आए थे 1969 में, ठीक है। उससे पहले विपक्ष के नेता हुआ नहीं करते थे और ना ही उन्हें कोई इतनी वैल्यू दी जाती थी। 1969 में पहले विपक्ष के नेता आते हैं और 1977 में, ठीक है, 1977 में ना आधिकारिक मान्यता दी जाती है। सीधा क्वेश्चन, विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता कब मिलती है? ये मिलती है 1977 में। और पहले विपक्ष के नेता आते हैं वो आते हैं 1969 में, 1969 में, और 1977 में मिलती है उन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता। तो अब ये देख लेते हैं कि भाई विपक्ष के नेता देख लिए। तो अब राज्यसभा में प्रथम कौन है और वर्तमान कौन है? तो जो राज्यसभा के जो प्रथम विपक्ष के नेता थे, इनका नाम था श्री श्याम नंदन मिश्र, ठीक है। क्या था? श्री श्याम नंदन मिश्र। और वर्तमान में कौन है? श्री गुलाम नबी आजाद। अब आप लोकसभा के बताइएगा, अगर आपको लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता पता है और लोकसभा के वर्तमान विपक्ष के नेता पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम तो लोकसभा पढ़ने ही वाले हैं, वरना उसमें ये पढ़ेंगे। अब ये आप इनकी फोटो देख सकते हो, ये गुलाम नबी आजाद, श्री गुलाम नबी आजाद संसद के सदस्य और विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, ठीक है। यहाँ पे कतई कंफ्यूजन नहीं रखना है, राज्यसभा में है तो भाई क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या है कि अब हम इनका ना क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे कि भाई हम एमपी बनने के लिए योग्यता क्या है। अब मैं आपको ये ना क्वालिफिकेशंस जो बता रही हूँ ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए है। अब ये आपको लोकसभा में मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगी, यहीं पे लोकसभा का बता देती हूँ। तो देखिए अब लोकसभा, ये आर्टिकल 84 में दी गई है, संसद की सदस्यता के लिए जो योग्यता है ये दी गई है आर्टिकल 84 में। तो भाई अब इसकी क्या क्या योग्यता है, कैसे कैसे क्या क्या है, तो ये योग्यता में देखिए 4 योग्यता जो संविधान में आर्टिकल 84 में दी गई है। तो उसमें एक है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबको पता है। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी जो उम्र है वो 30 होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने की आपकी उम्र होनी चाहिए 25, ठीक है। और आपको शपथ लेनी पड़ेगी, जो शपथ आपको सदस्य बनने से पहले, ठीक है। जबकि आप चुनाव आयोग में जब अपना नॉमिनेशन डालोगे, अपना प्रमाण, अपना जो क्या बोलते हैं उसे, नॉमिनेशन नहीं बोलते, चुनाव पत्र के लिए कि आप चुनाव होने के लिए खड़े हो, तो वो डालते हो तो उसके लिए आपको शपथ लेनी होती है। और उसे कहा जाता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था निष्ठा रखने के लिए और देश की संप्रभुता अखंडता, ये सब इस टाइप की इनको शपथ लेनी होती है। और राज्यसभा की जो उम्र होती है वो 30 साल मिनिमम और लोकसभा के लिए 25 साल। और देखिए इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जो हमारी संसद ला सकती है कानून से। तो वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन किस कानून से लाती है? वो लाती है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से, जिसे मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, शॉर्ट में आरपीए कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें एक दो इस प्रकार की एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो संसद लाई है अपने कानून पास करके। एक तो ये कि अगर भाई आप किसी रिजर्व्ड सीट पे, एससी एसटी रिजर्व सीट पे आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप उसी समुदाय से आने चाहिए। ये नहीं कि आप जनरल समुदाय से आते हो और आप एक रिजर्व सीट पे जाके चुनाव लड़ लो, ठीक है। ये जो कुछ एक्स्ट्रा आहर्ताएं हैं जो संसद ने लाई है, ये संविधान में नहीं है बट ये लाई गई है संसद के कुछ कानूनों के द्वारा। तो देखिए अब आपको मैं यहीं पे एक चीज याद करा देती हूँ, आप याद रखिएगा, नीचे से ऊपर चलिएगा। अब इसमें एलएस आरएस, यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट 25, 30, 35, ठीक है। सीधा ये मिनिमम आयु है ये बनने की। और अब आप ये कभी गलत मत करिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट क्या है इसमें। लोकसभा जैसे हम चुनाव करते हैं लोकसभा में, फिर उसके बाद में आती है राज्यसभा, उससे आते हैं ऊपर प्रेसिडेंट। तो इनकी आप ऐसे ही उम्र याद रखिएगा 25, 30, 35, ठीक है। अब भाई अब किसी की योग्यता है, ठीक है, किसी को कोई पद दे दिया तो अब उस पद को हटाया भी तो जाएगा। उस पद से हटाने के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो आता है आर्टिकल 102 में। अब इसके क्या क्या संविधान में दिया गया है इस आर्टिकल 102 में। एक तो ये बात करता है कि अगर वो कोई लाभ का पद धारण करता है, इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में बैठता है और उससे वो पैसे कमाने की कोशिश करता है, एमपी, ठीक है। एमपी के बारे में बात चल रही है और एमपी लोकसभा राज्यसभा दोनों के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन और ऊपर जो क्वालिफिकेशन की बात करी है वो दोनों राज्यसभा लोकसभा के एमपी के बारे में बात करी है।
और उसे घोषित दिवालिया किया जा चुका हो कि भाई वो दिवालिया है, उसका दिवाला निकल चुका है, उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तो वो भी उसका एक डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर वो विकृत चित्त का है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा उसका जो माइंड है वो सही नहीं है, उसकी मेंटल सिचुएशन सही नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, तो भी उसे डिस्क्वालिफिकेशन में डाला जाएगा। और अब अगर और इसका एक और ये है कि संसद चाहे तो कोई कानून ला सकती है और उसे एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन में उसे ऐड कर सकती है। जैसे कि एक कानून और लाया गया, जो मैं शब्द बार बार यूज कर रही हूँ, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। उसमें क्या था कि देखिए, अगर किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। और परंतु देखिए, अगर आपको मैंने एक और बताया था आर्टिकल 22 में, मूल अधिकार में आर्टिकल 22 में आपको बताया था प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कि निरोधक डिटेंट करना किसी को, उनका पता चल रहा है कि वो कुछ गलती आगे कर सकते हैं, उनको किसी काम पहले कोई अपराध करने से पहले ही उनको रख लेना, उनको डिटेन कर लेना, उसे कहा जाएगा प्रतिबंधात्मक निषेध, ठीक है। प्रतिबंधात्मक निषेध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। कोई गलत काम करने की उनको, जैसे सरकार को, पुलिस को डाउट है कि ये व्यक्ति कोई गलत काम कर सकता है, ये व्यक्ति कोई जनता के लिए अपराध कर सकता है, ये किसी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, तो इन्हें अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू, आर्टिकल 22 के थ्रू अगर इन्हें डिटेन किया जाता है, इन्हें रखा जाता है, तो उन्हें उस वाले नियम के तहत, आर्टिकल 22 के तहत बंदी बनाया जाता है, तो वो वाला डिस्क्वालिफिकेशन इधर काम नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा जाएगा तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता है। और डिस्क्वालिफिकेशन कब माना जाएगा कि 2 साल की सजा, सरकार जो हमारे जो कोर्ट है उन्होंने आपको 2 साल से अधिक की सजा दे दी, तो वो आपका एक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अब शपथ भी देख लेते हैं कि भाई अब क्वालिफिकेशन देख लिया, डिस्क्वालिफिकेशन देख लिया, अब चुनाव जीत के ऑफिस में, मतलब कि राज्यसभा लोकसभा में आ गए, तो अब आपको शपथ लेनी है, ठीक है। तो शपथ जो प्रत्येक सदन का जो सदस्य होता है वो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति जी के सामने। सीधा क्वेश्चन, जो एमपीज होते हैं वो शपथ अपनी किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। अगर राष्ट्रपति जी नहीं आते हैं तो वो अपने स्थान पर और किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं कि आप उनकी शपथ सुनिएगा, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन हो गया, शपथ कौन सुनेंगे? राष्ट्रपति जी। और इनकी शपथ क्या है कि संविधान में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आता है हमारा संविधान, भारत की प्रभुता और अखंडता का ध्यान रखेंगे और कर्तव्यों का अच्छे से पालन करेंगे। तो ये शपथ में 3 होती है। और ये मैंने शपथ क्यों लिखी है, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था इसी कुछ ही एसएससी एग्जाम से रिलेटेड, और उसमें ये पूछ ली गई थी कि शपथ में क्या क्या आता है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ थोड़ी अलग होती है, प्रधानमंत्री की थोड़ी अलग होती है, और ये एमपीज की शपथ थोड़ी अलग होती है, ठीक है। अब थोड़ा एक वेतन और भत्ता देख लेते हैं। तो 2018 में जो एमपी हैं, ये एमपी राज्यसभा लोकसभा दोनों के होंगे, तो इनका भत्ता 50,000 से 1 लाख बढ़ा दिया था 2018 में। और ये 50,000 कब बढ़ाया था? ये बढ़ाया था पहले 2010 में। तो टाइम से टाइम, अब महंगाई बढ़ती है तो उनके भी भत्ते बढ़ते हैं। तो 2018 में 50,000 से 1 लाख बढ़ा दिया गया। और राज्यसभा का जो सभापति हैं, ठीक है, जो अब यहाँ पे ये कौन हो गए? वाइस प्रेसिडेंट, इनका वेतन है 4 लाख रुपए प्रति मंथ। और ये भी कब बढ़ाया गया था? पर मंथ, ठीक है, प्रति माह 4 लाख रुपए प्रति माह। ये भी कब बढ़ाया गया था? ये भी 2018 में ही बढ़ाया गया है। अगर मेरे को लगेगा कि ऐसी ज़रूरत है कि जो सारे ही, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब के जो वेतन है, तो मैं इनको कोशिश करूंगी बाद में कि इनको एक ही वीडियो लेक्चर में कवर कर दूं कि इनको कितना कितना पैसा मिलता है सबको एक साथ में, ताकि आप कंपेयर करके कि सबसे ज़्यादा किसको मिलता है, सबसे कम किसको मिलता है, आप आसानी से याद रख सकें, ठीक है। तो चलिएगा, अब यहाँ तक हमने आज देख लिया, और अब एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है और आने वाले लेक्चर्स में हम क्या क्या देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे राज्यसभा, संसद में हमने देखा क्या क्या होते हैं। राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा कि राज्यसभा का इतिहास कहाँ से रहा है। ये 1919 भारतीय सरकार अधिनियम से अपना जो इतिहास है राज्यसभा वहाँ से आता है। और इसमें सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा की सीटों की संख्या हमने देख ली, वर्तमान में कितनी सीटों की संख्या है हमने ये भी देख ली, ठीक है। चुनाव का जो तरीका है वो क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। अब अगर आपको जानना है इसको डिटेल में कि ये है क्या, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे भी यही वाला मेथड यूज होता है, तो मैं आपको वो वहाँ पे समझा दूंगी। और सीटों का आवंटन हमने देख लिया,
कार्यकाल हमने देख लिया, ठीक है, कि कैसे कितना कार्यकाल होता है और इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। और यहाँ पे ये अलग अलग राज्यों में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं राज्यसभा की वो हमने देख ली। और ये लेटेस्ट डेटा है, कल का ही है, 8 जुलाई 2020 का, ये राज्यसभा की साइट से लिया गया है, तो ये यहाँ पे हमने देख लिया। और हमने ये देख लिया कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सभा का नेता, विपक्ष के नेता, ये कब आए, ये आपको याद रखना है 1969 से, और 1977 में इनको आधिकारिक रूप में मान्यता मिली। और राज्यसभा के जो प्रथम विपक्ष के नेता थे वो श्री श्यामानंदन, और वर्तमान में है गुलाम नबी आजाद। और आपको अगर लोकसभा के पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्रथम और वर्तमान, और बाकी अगर नहीं पता है तो मैं आपको कल पढ़ाने वाली हूँ लोकसभा, उसमें बताऊंगी। और कल के चैप्टर में ना जो हम लोकसभा पढ़ेंगे उसमें राज्यसभा की भी बहुत सारी चीजें रिलेट होनी है कि राज्यसभा की क्या क्या पावर है, कहाँ पे राज्यसभा की पावर लोकसभा की शक्तियों से कम है, कहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां बराबर होती हैं, और कहाँ पे राज्यसभा को कुछ ज्यादा शक्तियां हैं। वो शक्तियां आती हैं कि राज्यसभा है ना, अगर वो चाहे तो जो लोकसभा है उसको बोल सकता है एक कानून पास करके राज्यसभा में कि आप जो राज्य की सूची है, जो हम 3 सूचियां पढ़ेंगे, एक होती है राज्य की सूची, एक केंद्र की सूची और एक समवर्ती सूची, तो आप राज्य की सूची पे भी कानून बना सकते हैं। ऐसी पावर लोकसभा को कौन दे सकता है, वो दे सकती है राज्यसभा। तो हम ये भी पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जो IAS IPS ये होती हैं, तो इनको एक्स्ट्रा इनका नंबर बढ़ाने की जो रिकमेंडेशन जो कौन देते हैं वो राज्यसभा से ही होती है, ठीक है। तो ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है, और अच्छे से ये वाला राज्यसभा लोकसभा का कल चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम संसद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए जो आपने एग्जाम्स में भी देखे होंगे कि जैसे हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको संसद बोला जाता है, तो बांग्लादेश की को क्या बोला जाएगा, चीन को क्या बोला जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने सोचा है कि जब ये संसद वाला चैप्टर चल रहा है तो हर दिन, ठीक है, वोकैब की जगह पे मैं आपको कुछ संसद के नाम बताती चलूँ और कुछ ट्रिक्स बताती चलूँ एक साथ। अगर बहुत ज़्यादा मैंने आपको 10, 15, 20, 30 नाम बता दिए तो वो याद करने में ऐसी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप ऐसे मैं कुछ 5, 6 आपको बताती चलूँ रिलेट कर करके, तो आप डेली याद भी कर सकते हो, कभी 2, 3 इस हिसाब से बताती चलूंगी, ठीक है। तो आपको मैं एक बात तो पहले बता दूं कि देखिए यहाँ पे मैं आपको जो नाम बताऊंगी, अगर आपने वो और कोई नाम पढ़ा है, आप इससे जरूरी नहीं कि आपने यही नाम पढ़े हो, आप कुछ अलग 1-2 नाम पढ़ सकते हो। वो क्यों हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये इंग्लिश भाषा का नाम है और आपने उसका हिंदी रूपांतरण पढ़ा हो, या उस देश की किसी लोकल लैंग्वेज की भाषा के नाम के बारे में पढ़ा हो, जो उनकी संसद का नाम है, जो उनकी पार्लियामेंट का नाम है। तो टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, और कोशिश कीजिएगा कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बार इंग्लिश लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देख लें इस प्रकार के नामों में। तो हिंदी वाले नाम से थोड़े गलती होने के चांसेस रह सकते हैं, इंग्लिश वाले नाम से गलती रहने के चांस नहीं रहेंगे। तो चलिएगा आप देख लेते हैं, हम देख लेते हैं पहले तो अपने पड़ोसी जो देश हैं उनकी संसद में क्या नाम है। तो हमारे 7 पड़ोसी देश हैं, तो उनके मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक लिख दी है। ये ट्रिक है कि जो वो हमारे साथ में जो बॉर्डर है, वो जो बॉर्डर हमारे साथ में शेयर करते हैं वो बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में कैसे है। तो सबसे ज्यादा जो करते हैं वो बांग्लादेश, चीन, उसके बाद में पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 55 MBA, ये ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, BCPN MBA, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश होता है और सबसे कम होता है अफगानिस्तान का, जो कि 106 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। और ये वाला किस वाले एरिया में है, ये आता है इधर जो हमारा PO के वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है। तो अब देख लेते हैं बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाएगा, जातीय संसद, ठीक है। इसको याद आसानी से याद हो जाएगा, बांग्लादेश जातीय संसद, ठीक है। और चीन की को कहा जाएगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्यों, आप कैसे याद रखोगे। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, वो कौन से देश की है, तो बताइएगा वो है चीन की। तो इस प्रकार से आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस को याद रख सकते हैं, चीन की, ठीक है। और पाकिस्तान की को कहा जाता है नेशनल असेंबली एंड सीनेट, ठीक है। क्या कहा जाएगा, नेशनल असेंबली एंड सीनेट। अब इसका एक और उर्दू वगैरह में भी आपने नाम पर्शियन लैंग्वेज या किसी अलग लैंग्वेज में नाम भी पढ़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि मैंने आपको गलत पढ़ा दिया या आपने गलत पढ़ा दिया। हो सकता है कि आपने भी सही पढ़ा हो और मैंने भी आपको सही पढ़ाया हो, ठीक है। अब देख लेते हैं आप इसे कैसे याद रख सकते हो, नेशनल असेंबली एंड सीनेट। पाकिस्तान है भाई, पास में है, हमेशा हमारे देश से इनको दिक्कत रही है, तो इसी प्रकार से नेशनल असेंबली एंड सीनेट हो गया, ठीक है। नेशनल हमारे नेशन से इन्हें हमेशा ही दिक्कत रहती है, कुछ भी अपनी असेंबली में भारत को लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो ये नेशनल असेंबली एंड सीनेट, ठीक है। और अगर अगला देखते हैं नेपाल।
अब नेपाल का नाम है, जो संसद है वहाँ की पार्लियामेंट है, उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। तो ये ट्रिक आप कैसे याद रखोगे? तो देखिए पंचायत किस पे होती है, पंचायत में लोगों को बैठा दिया जाता है, मान लो एग्जाम्पल याद रखने के लिए जमीन पे, और एक बिछा दी जाती है वहां पे त्रिपाल। त्रिपाल समझ गए ना, वो कट्टे की और वो जो होती है पन्नियों की, उसे क्या बोलते हैं, वो त्रिपाल ही बोलते हैं, मेरे को तो यही पता है। तो उस त्रिपाल पे बैठ के जो मीटिंग, जो पंचायत होती है, पंचायत किस पे बैठ के होगी? त्रिपाल पे। तो त्रिपाल से हो गया नेपाल, और पंचायत होगी राष्ट्रीय पंचायत नेपाल। ठीक है, नेपाल त्रिपाल राष्ट्रीय पंचायत। इस प्रकार से आप वहां की पार्लियामेंट का नाम याद रख सकते हैं। म्यांमार का हो जाएगा असेंबली ऑफ यूनियन। ठीक है, म्यांमार का क्या हो जाएगा? असेंबली ऑफ यूनियन। और भूटान का हो जाएगा तसोंगडू। देखिए आप ये ना इंग्लिश नाम याद रखिएगा, पता नहीं क्या इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप कुछ और कर सकते हो, कोई कुछ और करे तो इसको वैसे तो तसोंगडू कहा जाएगा, फिर भी आप ये थोड़ा इंग्लिश TSHO ये वाला स्पेलिंग हल्का सा दिमाग में रखिएगा, एकदम एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आपको दिखेगा, आप कर लोगे। ठीक है, भूटान की को कहा जाएगा तसोंगडू, और अफगानिस्तान की को कहा जाता है शोरा। इसे कहीं पे सोरा लिखा रहेगा, कहीं पे शेरा लिखा रहेगा, कहीं पे सूरा भी लिखा रहेगा, और इसे इंग्लिश में नेशनल असेंबली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको सारे नाम बता दिए, सोरा, सूरा, सेरा, ये कुछ भी लिखा रह सकता है। ठीक है, अब आप कैसे याद रख सकते हो कि भाई देखिए अफगानिस्तान में आपने थोड़ा सुना होगा कि वहाँ पे आतंकवादी हमले, आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती रहती हैं, तो वहाँ पे मचता रहता है काफ़ी शोर, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो शोरा। ठीक है, और आपको दो और मैं बता देती हूँ, इनकी भी एक ट्रिक है, बड़ी फनी सी है, कि एक बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, वो बोलता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे ना डाइट मतलब खाने में डेली ड्यू चाहिए, वो डाइट में ड्यू मांगता है। ठीक है, क्या मांगता है? डाइट में ड्यू, डाइट ड्यू। तो जो उनके घर वाले वो कहते हैं कि ना तो हमारे पास में भाई इतना पैसा है कि आपको डेली डाइट में ड्यू पिला सके, अगर इतना पैसा है भी, ठीक है, तो वो कितना नुकसान करती हैं आपके फेफड़े, लीवर वगैरह के लिए, वो नुकसान करेंगी। तो इसलिए उसके जो पेरेंट्स है, जो उसके बच्चे के घर वाले बोल देते हैं जा रे यहाँ से, मतलब जा तू यहाँ से निकल, हमारे पास तेरे लिए डाइट में ड्यू नहीं है, डाइट में ड्यू नहीं है, जा रे। तो डाइट और जा से तो हो गया जापान, और ड्यूमा और रे। ठीक है, जा रे में रे से हो जाता है रूस, तो ड्यूमा को आप रूस से याद रख सकते हो, और डाइट को आप जापान से। ठीक है, डाइट, ड्यू और जा रे। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा, और कुछ इसमें राज्यसभा आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो देखिएगा ये आप आसानी से याद कर लोगे, एक दो बार देखोगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा डीप में पढ़ाया जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं कम डीप में पढ़ा रही हूँ। तो देखिए डीप में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, और बिना डीप में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देख लो कि राज्यसभा क्या है, अच्छा इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, बस ये देख लो। तो मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि बीच के लेवल का, मॉडरेट लेवल का पढ़ा सकूँ, ताकि आप SSC और कुछ क्वेश्चंस UPPCS, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस आप UPPCS के भी सॉल्व कर सकते हो, UPSI के भी सॉल्व कर सकते हो इस वाले एग्जाम से, और जो दिल्ली पुलिस वगैरह जो ठीक अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको इन वाले लेक्चर से सॉल्व कर सकते हो। और आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो उसके लीजिएगा और सॉल्व करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप इन लेक्चर से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक करने के लिए एकदम फ्री हो, पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आता है, और साथ साथ में ये बताइएगा कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकूं, क्या मेरे लिए सुझाव है, ताकि वीडियो में आगे और बेहतर बना सकूं और आपको पसंद आए। और आपको इस वीडियो की जो PDF है वो टेलीग्राम रोजगार विद अंकित में मिल जाएगी, और आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कल आपका लेक्चर नहीं आया था, तो उसमें कभी या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लेक्चर नहीं बन पाता है, तो प्लीज़ उस टाइम के लिए मैं मांगती हूँ आपसे पहले ही एडवांस में सॉरी कि ऐसी अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो आप ना उस टाइम पे अपना बैठ के जो आपने टाइम पॉलिटी का पढ़ने का बना रखा है तो टाइम वेस्ट मत करिएगा। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, या तो पहले लेक्चर्स रिवाइज कर सकते हैं, या आपके जो नोट्स हैं वो रिवाइज कर सकते हैं, या आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस दिन लेक्चर ना हो कोशिश रहेगी कि ऐसे कभी सिचुएशन आए ना, बट आपको पता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस टाइम आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिएगा, वेस्ट मत करिएगा कि यूट्यूब पे चलो भाई आज लेक्चर नहीं आया तो ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं। ऐसे टाइम पास करने से काम नहीं चलेगा भाई, एग्जाम है, अच्छे लेवल का एग्जाम पढ़ रहे हो तो मेहनत, जितने ऊंचे लेवल का आप सोचोगे ना उतना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और धन्यवाद, और अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ें याद हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, सारी चीज़ें आसानी से याद होंगी। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक है, जितना रिवाइज करोगे उतनी ही चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। और धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो।